नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 12वां। अब आगे। उसी वक्त आईटी टीम का इंचार्ज मिश्रा वहां पहुंच गया। बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते। कहने लायक अभी अभी कुछ हाथ लगा है सर। क्या? जिस रात मधु कोठारी का कत्ल हुआ, मिश्रा ने जैसे धमाका ही कर दिया। उस रात नकुल का मोबाइल का लोकेशन तिमारपुर के इलाके में ही एक्टिव था। व्हाट? दोनों हकबका कर उसकी शक्ल देखने लगे। हालांकि हवेली के एकदम करीब लोकेशन तो हमें नहीं मिली, कहकर एक फुल एस्केप सीट उसके सामने मेज पर रखता हुआ बोला। लेकिन बीच बीच में कई बार उसकी लोकेशन गायब हो गई दिखाई देती है, जिसमें से लंबा वक्फा 20 मिनट का है। मेरे ख्याल से तो वही वह वक्त रहा होगा जब अपना मोबाइल ऑफ करके उसने हवेली में कदम रखा होगा। और बाकी के बारे में क्या कहते हो? विराट लोकेशन सीट पर निगाह मारता हुआ बोला। जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, बल्कि एक बार तो महज 30 सेकंड के लिए उसका मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क दिखाई दे रहा है। उतने छोटे वक्फे के लिए उसने अपना मोबाइल क्यों बंद किया होगा, नहीं जानता। हो सकता है उस दौरान सच में कोई नेटवर्क इशू आ गया हो, जो कि खराब मौसम में ऐसी जगहों पर आम हो ही जाया करता है जहां पहले से कवरेज की समस्या चली आ रही हो। वैसा आधे घंटे वाले वक्फे में भी तो हुआ हो सकता है। हो सकता है, मिश्रा थोड़ा चिढ़कर बोला। बस वह नहीं हो सकता जो कि मैं कह रहा हूँ। जबकि इतना तुम खुद भी मानोगे कि उतनी रात को नकुल के पास उस इलाके में जाने की कोई वजह नहीं रही हो सकती, सिवाय इसके कि वह मधु कोठारी का कत्ल करने पहुंचा हो। बाकी सातों के मोबाइल की क्या पोजीशन है? मॉनिटरिंग जारी है, मगर सब के सब अपने घर में बैठे हैं, जहां थोड़ी बहुत मूवमेंट बराबर दिखाई देती है, मगर वह बस 500 मीटर से 1000 फीट के दायरे में है, जो कि घर के भीतर का ही हो सकती है। ठीक है मिश्रा जी, थैंक यू। जवाब में हौले से गर्दन हिलाता हुआ वह कमरे से बाहर निकल गया। ये तो कमाल ही हो गया जोशी साहब। बेशक हो गया सर, केस यूं सॉल्व हो जाएगा, मैंने तो सोचा तक नहीं था। अब क्योंकि नकुल को गिरफ्तार करके इंट्रोगेट करने की पर्याप्त वजह हमारे पास है, इसलिए उसका जुर्म कबूल करवा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और अलग से जो एडवांटेज हासिल है वह यह है कि कोठारी के मन में आप पहले ही शंका का बीज रोप चुके हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अपने साले की गिरफ्तारी में वह कोई अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा। यानी इस बात का अब नकुल को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है कि उसका जीजा मल्टी मिलियनियर है। लेकिन एक सवाल तो अभी भी हमारे सामने मुंह बाएं खड़ा है जोशी साहब, ये कि राहुल का कत्ल किसने किया था? एग्जैक्टली, मधु को अगर नकुल ने खत्म कर दिया था तो राहुल की हत्या किसने की थी? जबकि हम इस बात के प्रति श्योर हैं कि दोनों कत्ल किसी एक ही शख्स ने किए थे। या अब तुम उस बात में कोई जोड़ घटाव करना चाहते हो? नहीं सर, क्योंकि मौत से पहले राहुल और मधु दोनों ही अपने दोस्तों के बीच थे। दोनों ही वारदातों को पापियों की पार्टी में अंजाम दिया गया था। दोनों ही बार गेम हार चुके लोगों को खत्म किया गया था, और दोनों ही मामलों में भूत प्रेतों की संलिप्तता दिखाई दी थी। ऐसे में कातिल जुदा शख्स कैसे हो सकते थे? तो फिर नकुल हत्यारा क्यों हुआ? वह ना तो उनकी पार्टी में शामिल था, ना ही राहुल के साथ उनका कोई लिंक अभी तक सामने आया है। लिंक सामने इसलिए नहीं आया सर, क्योंकि आज से पहले नकुल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब गया है तो कुछ ना कुछ खोज निकालेंगे, बल्कि उसी की जुबानी कबूल करवाएंगे कि उसने राहुल का कत्ल क्यों किया था। मेरे ख्याल से तो उस पर हाथ डालने से पहले हमें राहुल के साथ उसका कोई संबंध ढूंढ निकालना चाहिए। तब उसकी बोलती बंद करना ज्यादा आसान काम होगा, क्योंकि बच निकलने के कोई चांसेस नहीं होंगे। इस केस में हर रोज आपका एक नया रूप देख रहा हूँ सर, जिसकी वजह मेरी समझ से परे है। क्या आप इस दुविधा को दूर करना चाहेंगे? मनोकामना अवश्य पूरी होगी बालक। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ दिनों पहले मैंने गूगल पर एक ऐसी केस फाइल पढ़ी थी जिसमें सबको पता था कि कातिल कौन है, मगर सबूत कोई नहीं था, इसलिए हत्यारा आजाद घूम रहा था। केस यूएस का था, जिसे FBI ने हैंडल किया था। वे लोग पूरे मनोयोग के
साथ हत्यारे के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे रहे। उस दौरान अपराधी को टच तक करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जानते थे कि गिरफ्तार कर भी लिया तो कोर्ट से वह सहज ही रिहा हो जाएगा। देखते ही देखते 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। मुजरिम को यकीन आ गया कि वह कानून की निगाहों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया था, इसलिए लापरवाह भी हो गया और उसी लापरवाही में एक ऐसी गलती कर बैठा जिससे हाथ के हाथ FBI को उसके खिलाफ सबूत हासिल हो गए। इसलिए हो गया क्योंकि वे लोग हर वक्त उस पर निगाह बनाए हुए थे। हत्यारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और महीना भर बाद ही अदालत ने उसे मौत की सजा भी सुना दी थी। समझ लो, मैं कुछ वैसा ही धैर्य इस मामले में बरतने की कोशिश कर रहा हूँ। ये US नहीं है सर, इंडिया है, जोशी हंसता हुआ बोला। जहाँ एक केस पर 2 साल तो छोड़िए 3 महीने से ज्यादा का वक्त भी नहीं लगा सकते हम। उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिनके बारे में बाद में इत्तेफाकन कोई क्लू मिल जाता है तो सॉल्व हो जाता है, वरना तो मिस्ट्री बस मिस्ट्री ही बनकर रह जाती है। फिर तो 2 साल में तो हमारे यहाँ के हर थाने में हजारों FIR दर्ज हो चुके होते हैं। कैसे पॉसिबल है नंबर 1 के पीछे इतने लंबे वक्त तक बने रहना। थैंक यू मिस्टर जोशी। किस बात के लिए सर? इतने ज्ञान की बात बताने के लिए। सॉरी सर, मैं खामखा सूरज को दिया दिखा रहा था, कहकर उसने पूछा। तो कुल मिलाकर आपकी बातों का मतलब ये हुआ कि अभी हमें नकुल से दूर दूर ही रहना है ना? नहीं, पूछताछ तो हम उससे बराबर करेंगे, मगर गिरफ्तार करके नहीं। हाँ, सवाल जवाब के दौरान अगर पक्का ही यकीन आ जाए कि कातिल वही है तो और बात है। आपको अभी भी उसके हत्यारा होने पर शक है? नहीं होगा। अगर राहुल के साथ उसका कोई कनेक्शन निकल आए, अभी क्या करना है या कुछ नहीं करना है बेहद जरूरी काम। वो क्या है सर? घर चलते हैं, कहता हुआ वह उठ खड़ा हुआ। नकुल का हैरत अंगेज खुलासा। प्रातः 11 बजे के करीब सुलभ जोशी के साथ विराट राणा अतुल कोठारी के बंगले पर पहुंचा। गेट पर पूछताछ करने पर पता लगा कि उस वक्त घर में बस कनिका कोठारी ही थी। नकुल साहब कहाँ गए हैं? विराट ने गार्ड से पूछा। मालूम नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले कार लेकर निकले हैं कहीं। कार कौन सी है? रेड अल्ट्रोज? वह तो मैडम की है सर। फिर निसान कंपनी की मैग्नाइट, वह भी लाल रंग की ही है। नंबर? गार्ड ने वह भी बता दिया। कनिका मैडम को खबर करो, कोई पुलिस उनसे मिलना चाहती है। गार्ड ने सहमति में सिर हिलाया, फिर इंटरकॉम पर कॉल करके इजाजत हासिल करने के बाद दरवाजा खोलता हुआ बोला, बाहर लॉन में ही बैठी हैं, चले जाइए। तुम यहीं रुको जोशी साहब। सॉरी, वह अचकचाकर बोला। रुककर कोई योजना बनाओ जिससे नकुल को यूं अपनी गिरफ्त में लिया जा सके कि उसे एहसास तक न हो, बल्कि मेरे वापस आने तक उसे रोक लिए जाने की खबर भी तैयार रखो। ये तो बहुत गलत बात है सर। अच्छा, क्या गलत है इसमें? कनिका को घूरने का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे थे, जोशी धीरे से बोला, और मिलने खुद जा रहे हैं, वह भी अकेले ही। ये गलत नहीं तो और क्या है? विराट हंसा। दोनों काम एक साथ करने हैं जोशी साहब, इसलिए हम में से एक को यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भीतर कनिका के सामने बैठकर उसके भाई की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दे। भीतर जाकर सवाल जवाब मैं किए लेता हूँ। सीनियर कौन है? वो तो खैर आप ही हैं। गुड, कहकर विराट भीतर दाखिल हो गया। अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि कनिका का खनकता हुआ सर उसके कानों में पड़ा। मैं इधर तुम्हारे लेफ्ट में हूँ इंस्पेक्टर, आ जाओ। सुनकर उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि वहाँ लॉन में टेबल कुर्सी डाले चाय का लुफ्त उठा रही थी। फूलों के गमलों को लांघता हुआ विराट उसके सामने जा खड़ा हुआ। बैठो। थैंक यू मैडम। चाय लोगे? अगर असुविधा ना हो तो ये फक्र हासिल करना तो बराबर चाहूंगा। मेरे साथ चाय पीना? वह मुस्कुराते हुए बोली। फक्र की बात है? मुझ जैसे मामूली से इंस्पेक्टर के लिए तो यकीनन है मैडम। तुम मामूली कहाँ हो यार? वह बड़े ही बेतकल्लुफ अंदाज में बोली। 3 सितारे जगमगा रहे हैं कंधों पर और शक्लो सूरत से भी
काफी हैंडसम लगते हो। एक बार फिर से शुक्रिया, सुनकर उसने हौले से गर्दन हिलाई, फिर टेबल पर रखा कोर्डलेस फोन उठाकर किसी को चाय दे जाने के लिए कह दिया। कैसे आना हुआ? आया तो नौकरी भुगतने ही हूँ मैडम, मगर ऐसा सौभाग्य कम ही हासिल होता है जब नौकरी करता होना फक्र की बात महसूस होने लगे, जो कि आज हो रहा है ना? जी हाँ। क्यों? सच बोलूंगा तो आपको बुरा लग सकता है, इसलिए जाने दीजिए। फिर तो जरूर बोलो, तुम मेहमान हो, बुरा भला कैसे मान सकती हूँ। बात यह है मैडम कि नौकरी में ऐसा वक्त होली दिवाली में ही आता है जब किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा के रूबरू होने का मौका हासिल हो जाए, वरना अमूमन तो हिंडब्बा और खुरदुसन से ही पाला पड़ता है। सुनकर वह एकदम से खिलखिला उठी, फिर तत्काल चुप होती हुई बोली, बातें बहुत बढ़िया करते हो विराट, ऐसी बातें जो सीधा दिल में उतर जाए मगर चुभन का एहसास तक ना हो। थैंक यू, बहुत बोलते हो। सॉरी, वह सकपकाया। मैंने कहा थैंक यू बहुत बोलते हो। ओह थैंक, कहता कहता वह चुप हो गया। उस बात पर कनिका ने फिर से ठहाका लगाया। इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं मालूम पड़ती थी कि सौतेली ही सही उसकी बेटी का कत्ल हो चुका था, इसलिए दिखावे को ही सही गमगीन बनकर रहना चाहिए। अब इजाजत हो तो वह काम कर लूं जिसके लिए यहाँ आया हूँ। अभी तक कुछ और कर रहे थे? जी हाँ। क्या? जरूरी काम निपटा रहा था। बस भी करो यार, तुम तो हंसा हंसा कर ही जान ले लोगे। खैर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बेखौफ पूछूं? और क्या मैंने तुम्हें तलवार की धार पर खड़ा कर रखा है जो डर डर के पूछोगे? सुना है शादी से पहले आप साध्वी हुआ करती थी। ठीक सुना है। सच पूछो तो कभी शादी न करने का फैसला तक कर ले चुकी थी, मगर करनी पड़ी क्योंकि अचानक ही सुनहरा भविष्य मेरी गोदी में आ गिरा। मिस्टर अतुल कोठारी के रूप में? एग्जैक्टली। फिर तो आपने समझौता किया, ना कि अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी की, है ना? हद है यार, ये भी कोई कहने की बात है? 24 साल की एक लड़की को भला 48 साल का मर्द कैसे पसंद आ सकता है? मगर अतुल फौरन आ गया क्योंकि मल्टी मिलियनियर है, यानी ब्राइटेस्ट फ्यूचर इंश्योर्ड कराया था। हाँ, था तो कुछ ऐसा ही। मैं एक मामूली से घर में जन्म लेने वाली लड़की जिसके कंधे पर अपने साथ साथ छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आन पड़ी हो, ये देखकर बैरा गई कि कैसे एक करोड़पति इंसान मुझे मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा था। बस झट हामी भर दी। ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि जिससे शादी करके अब दौलत के अंबार पर बैठना चाहती, वह अपनी पूरी की पूरी जायदाद बेटी के नाम किए बैठा है और कुछ नहीं तो उस बाबत को लिखा पढ़ी ही करवा सकती थी। बड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रखी है भाई। हो किस फिराक में? मामूली सा सवाल है मैडम। ठीक है, जवाब भी सुन लो। नहीं, मेरे मन में वैसा कोई ख्याल नहीं आया, मगर शादी के बाद जब मुझे उस बात का पता लगा तो मैंने अतुल से साफ साफ बात की। मधु उसकी बेटी थी जिसका उसकी संपत्ति पर हक बराबर बनता था। उससे मुझे कोई ऐतराज भी नहीं था, मगर आधी पर ना कि पूरी पर। इसलिए उससे साफ कह दिया कि वह अपने विल में मेरा भी नाम शुमार करे। मैंने तो सुना है कि पति की संपत्ति पर सबसे पहले हक पत्नी का ही होता है। विल किसी और के नाम से होने की सूरत में उस संपत्ति को हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर काटने पड़ जाते हैं कि मेरी तो आधी जिंदगी ही सर्फ हो जाती, जिसके लिए मैं हरगिज भी तैयार नहीं थी। हाँ, उसने कोई वसीयत नहीं कर रखी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। न ही मुझे जायदाद में मधु के हिस्से से कोई ऐतराज था, बल्कि मैं तो इस बात पर भी राजी हो जाती हूँ कि वह कुल संपत्ति का 25% मेरे नाम कर देता। मगर उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि अतुल सहज ही मेरा नाम अपने विल में डालने को तैयार हो गया था। दहेज में भाई को साथ क्यों ले आई? सुनकर पल भर के लिए उसके चेहरे पर गहन अप्रसन्नता के भाव उभर पड़े। फिर बड़े ही अजीब लहजे में बोली, इसलिए क्योंकि नकुल के अलावा मेरे पास अन्य कोई संपत्ति ही नहीं थी। सॉरी, मैं थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर गया, जबकि पूछना ये चाहता था कि नकुल साहब यहाँ आपके साथ क्यों रहते हैं। इट्स ओके। बात यह है कि वह बचपन से ही मेरे साथ रहा है। उसका पालन पोषण तक मैंने खुद किया है, इसलिए मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकती।
और ये बात मैंने शादी से पहले ही अतुल को बता दी थी, जिस पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ।